हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को, और जिसके अंतर्गत हम लोग ये क्लास नंबर 18 पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने कल प्लांट से रिलेटेड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थे और जो हार्मोन्स थे, इन सभी चीजों को डिस्कस किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे पादप जनन, साथ ही साथ उनके आर्थिक महत्व, और फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, विषाणु और जीवाणु जनित जो रोग होते हैं, जो जनरली आपसे आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये क्लास स्पेशली फोकस की गई है आरओ एआरओ एग्जाम, साथ ही साथ आपके यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है मार्च में, एक्सपेक्टेड डेट है, तो इनके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन अनाउंस करूंगा मैं यहाँ पर, वो ये है कि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको लगभग 1 महीने पहले दे दी थी, जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स के तौर पे मैं तैयार कर रहा हूँ, साथ ही साथ 1-2 सब्जेक्ट और हैं, जिसको दिसंबर लास्ट होते तक मैं कंप्लीट कर लूंगा, जिसमें हम लोग जनवरी से उस शॉर्ट नोट्स के साथ क्लास को शुरू करेंगे। और उसका बेनिफिट तभी मिलेगा आपको जब आपने घटना चक्र की इन सभी क्लासेस को डिटेल से पढ़ा हो। तब आप शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए वो रामबाण साबित होंगे दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे वो। तो इसलिए आप अभी सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा, तब आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में जानकारी अच्छे से हो पाएगी और चीजें रिवाइज हो पाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के नीचे, आप उसे भी जो है कि ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं 2023 के लेटेस्ट एडिशन घटना चक्र की इस पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से इंक्वायरी करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, और आज हमारा है पादप का जनन। इट मीन्स की प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या होता है? पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। संतति मतलब अपने जैसे पौधे को या बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि 2 प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक विधि और एक होता है अलैंगिक विधि। मतलब जिस जनन के लिए 2 लिंगों का आपस में योग होता है, यानी कि लैंगिक प्रक्रिया शामिल होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जहां पे हम संकर प्रजाति के तौर पे या कुछ बीजों में सिस्टम अपडेट करके करते हैं, तो उसे अलैंगिक कहते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है फूल होता है, क्योंकि फूल के अंतर्गत ही एक नर जनन और एक मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जिसको हम पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। ये पूरी चीजें जो प्रोडक्शन की सिस्टम होती है रिप्रोडक्शन के लिए, वो पुष्प में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पौधों में प्रजनन में ये सहायक होते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह एक पुंकेसर होता है पुष्प में, और एक स्त्री केसर से मिलकर ही प्रजनन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक फूल दिख रहा होगा, और 2 बातें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कई बार। देखिए, ये जो फूल जा रहा है, तो ये स्त्री केसर होता है, यानी कि कार्पेल, जो महिलाओं के योनि अंग होते हैं। इट मीन्स की फूल में, जिसमें आपको वर्तिकाग्र मिलेगा, वर्तिका मिलेगा और अंडाशय, ये तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्शन अंग हैं। वहीं मेल की बात करेंगे तो पुंकेसर कहते हैं जिसको हम लोग, स्टेमेन, जिसमें आपको परागकोश देखने को मिलेगा और तंतु मिलेगा। ये 2 पार्ट इसके होते हैं। और आगे जानकारी हम लेंगे अभी प्रश्नों के माध्यम से। तो समझते हैं, पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने, पराग कण क्या होते हैं? मेल ऑर्गन्स होते हैं। वर्तिकाग्र क्या होते हैं? फीमेल ऑर्गन्स। यहां तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जो कि लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। तो ये परागण की 2 प्रक्रिया होती है, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो ये कैसे काम करती है? जैसे उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग और जायांग, ध्यान देना, उभयलिंगी पुष्प मतलब जिसमें दोनों ही लिंग पाए जाए, मेल ऑर्गन्स भी और फीमेल ऑर्गन्स भी। ये जब अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना होती है, तो उसे हम पृथकतावादी या भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ठीक है, डाइकोगैमी कहते हैं, जो कि 2 प्रकार की पूर्व जो है कि पूर्व परिपक्वता और पूर्व स्त्री पक्वता होती है। और इसमें क्या होता है, परागकोश अंडाशय से पूर्व पक जाते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, अर्थात परिपक्व होता है। इन स्थितियों में पुष्पों में स्वपरागण संपन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि एक मेल ऑर्गन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और एक फीमेल ऑर्गन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे स्वपरागण नहीं हो पाएगा। जबकि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन अगर एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, मतलब कि युवा हो रहे हैं उस फूल के अंतर्गत, तो वहां पे जो परागण होगा वह स्वपरागण होगा। अब इसके लिए हम लोग कायिक प्रवर्धन की पद्धति को अपनाते हैं। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, क्योंकि कायिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? शरीर या बॉडी। इट मीन्स
कि हम कहीं ना कहीं ऐसे प्लांट्स में उनकी कली को काट के, उनके तने को काट के एक नई प्रजाति का जन्म कराते हैं, जिसको कलम विधि भी कहते हैं। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के वर्तिकाग्र या वर्तिका या पुंकेसर इनका यूज नहीं होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी लैंगिक बॉडी का पार्ट यूज नहीं किया था, इसलिए इसको अलैंगिक जनन भी कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं कायिक प्रवर्धन? जैसे नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भाग, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, इससे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपने भी अपनी लाइफ में कभी देखा होगा घरों पे कि जो गुलाब का पौधा होता था दोस्तों, हम उसे क्या करते थे, एक गुलाब के पौधे से एक टहनी निकालते थे और उसको जमीन में गाड़ देते थे, जिससे वहां पे एक नए गुलाब का पौधा विकसित हो जाता था। तो क्या हमने इसमें कोई लैंगिक जनन किया? क्या हमने फूल का प्रयोग किया? नहीं, हमने या तो तने का प्रयोग किया या किसी जड़ का प्रयोग किया या फिर पत्तियों से ही। तो इस तरीके की विधि को हम लोग अलैंगिक विधि कहते हैं। वहीं स्तंभ कर्तन या तना काट, जिसको हम स्टेम कटिंग, दाब लगाना, कलम बांधना, ये सभी इसकी पारंपरिक विधियां हैं जो कि अलैंगिक विधि के अंतर्गत आते हैं। और अलैंगिक द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। क्योंकि अगर आप गुलाब के पौधे की टहनी काट के दूसरी जगह लगाओगे तो गुलाब का ही एक नया पौधा खिलेगा, आम का और बबूल का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जेनेटिकली जो है कि अपने पेरेंट्स के समान होंगे। इसके विपरीत अगर आप लैंगिक जनन कर रहे हैं, इसके विपरीत अगर आप लैंगिक जनन यानी कि बीजों से पौधे आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समरूप नहीं होते, उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा भी प्रवर्धन होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित यानी कि ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और यहाँ पे एक और तकनीक है जिसको हम दाब तकनीक कहते हैं। इसमें पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उगने लगती हैं, यानी कि पेड़ के तने को काटा, टहनी को काटा और आपने उसे जमीन में गाड़ दिया, दबा दिया, और वहां से फिर कुछ जड़ें उगने लगती हैं और इससे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन भी इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम बांध तकनीक से किया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे शुगर के, इट मीन्स की गन्ने का, तो इसका तना ठोस और संधिबद्ध होता है, यानी कि ज्वाइंटेड होता है और सॉलिड होता है, जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाई जाती हैं। इसमें आमतौर पे स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है, कायिक प्रवर्धन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक गन्ना होता है और इसमें जगह जगह इस तरीके के नोड्यूल्स होते हैं, तो इतने इतने पार्ट को ही हम अलग करके इसका जमीन में हम इसको गाड़ के एक नए गन्ने की फसल तैयार कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे गन्ने के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम तना काट पद्धति को अपनाते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर को। तो पहला प्रश्न है आपका, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो वही परागकोश होता है, क्योंकि यहीं पे जो है कि आपके कोशिकाओं का विभाजन होता है और इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की जानकारी मिल जाती है। जैसे पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त भाग है परागकोश, जिसको हम लोग एंथर्स कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद होते हैं, यानी कि मेल जिमोटफाइटो होते हैं, और प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग होता है, जबकि अंडप मादा जननांग होते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, पुंकेसर में फिलामेंट यानी कि तंतु मिलेगा और परागकोश मिलेगा, जबकि फीमेल के ओवरीज में मिलेगा आपको वर्तिका, वर्तिकाग्र और ओवरी, ये तीनों चीजें यहाँ पर मिलती हैं देखने को। फिर यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित में से पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में क्या सही। तो देखते हैं एक एक करके। कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, बिल्कुल। इसके माध्यम से हम सेम टू सेम उसी के परिवार के सदस्यों की तरह हम बना सकते हैं, यानी क्लोन तैयार कर पाते हैं। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। ऐसा नहीं है कि आपने कायिक प्रवर्धन के माध्यम से किसी नए पौधे का जन्म कर दिया तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि उस पर विषाणु का कोई प्रभाव नहीं होगा। विषाणु उस पर तब भी अपना वायरस इन्फेक्शन छोड़ देगा, तो ये बात तो गलत है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, बिल्कुल, और इससे हम लोग जो संवेदनशील प्रजाति है पौधों की उसको बचा सकते हैं, या IUCN के द्वारा जो एंडेंजर्ड है यानी कि जो खतरे में स्पीसीज है उसको भी हम बचा सकते हैं। तो 1 और 3 सही होगा स्टेटमेंट, जबकि दूसरा यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं 1 और 3, सी ऑप्शन यहाँ पर
ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब यहां हम देखते हैं पौधे में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया था, और ये आरओ के 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा गया था। तो ये वनस्पतिक प्रसारण के लिए होता है। इट मीन्स कि बूटी लगाने का मतलब होता है कि कायिक प्रवर्धन करना एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि पौधे में बूटी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक टेक्नोलॉजी है, यानी तकनीक है, जिसे वनस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों का विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू में, संतरे में, अमरूद में, लीची आदि के पेड़ों में किया जाता है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। बिल्कुल सही बात है, ये एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम बीजों की बचत कर पाते हैं। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका यानी सिंगल बडेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तो ये बात गलत है। और वहीं अगर हम देखें, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तो एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये भी गलत है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। ये बात सही है। तो 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद हम उसी तरह की फसल उगाएं, क्योंकि वैसे भी फसल विविधीकरण क्या कहता है कि आप हर साल उस मृदा पे फसलों का प्रकार बदलते जाओ, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बेहतर हो सके। तो पहला तो गलत हो गया। फलीदार फसल के बिना, मतलब फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता में विकास हो सके, सुधार हो सके। तो केवल दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले इस पूरे पैटर्न को कि फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसका फायदा यह होता है कि खेत में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग किया जा सके। ध्यातव्य है कि प्रत्येक फसल की पोषक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग पोषक आवश्यकता होती है। अलग अलग फसलों को उगाने से खेत की मृदा को उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने में समय और अवसर प्राप्त होता है। अब फलीदार, लेग्यूम या दालों वाली फसलों के उगाने से राइजोबियम के कारण नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो अगली बिना फली वाली कृषि हेतु मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान कर देती है, जिससे उस पौधे का विकास अच्छा हो सकता है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये आलू में किया जाता है क्लोनल वर्ण का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें होता है दोस्तों? बीज में होता है भ्रूण, क्योंकि पौधे में जो भ्रूण होता है वो बीज में मिलता है और अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, मतलब कि जिस पेड़ की तरह हमें कोई नया पेड़ चाहिए वो किसमें मिलेगा? तना काट माध्यम से। जैसे हम गुलाब का पेड़ लगाते थे तो उसमें सेम टू सेम सारी क्वालिटीज उसी पौधे की होती थी, जिससे उस तने को काट के हमने अलग किया। लेकिन ये जो विधि कहलाती है इसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, जो कि एक प्रकार की अलैंगिक विधि है। कैसी विधि दोस्तों? अलैंगिक। और इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भाग, जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां, इससे प्राप्त किए जाते हैं। तना काट यानी स्टेम कटिंग, दाब लगाना, कलम बांधना आदि की इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन बीजों से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं लाते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन समझ में आ गया। अगला प्रश्न यहाँ पे, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सामान्यतः गन्ने के लिए यह सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित पादपों पर हमें विचार करना है कि बोगेनविलिया, कार्नेशन, अंगूर और कोको। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से पादप में हम स्तंभ कर्तन यानी कि तना काट पद्धति का यूज कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चारों में हम प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं पहले हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा किया जा सकता है। तो कह सकते हैं बिल्कुल हाँ। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा किया था, यह भी बात सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हम सही है, क्योंकि दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है।
कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उगने लगती हैं और इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो फूल होता है, क्योंकि इसी में आपको मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स दोनों देखने को मिलते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बीज का अंकुरण तभी होगा जब उसको पानी मिलेगा, उचित तापमान मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी। ध्यान देना, यहाँ पे प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तब जरूरत पड़ती है जब मिट्टी से बाहर कोई तत्व आता है, या प्रकाश तब जरूरत पड़ेगी जब कोई मिट्टी से बाहर आएगा। लेकिन अभी तो मिट्टी के अंदर ही बीज है, उसको अंकुरित होने के लिए ये 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। फिर हम यहां पर देखते हैं, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जबकि तापमान चाहिए, आर्द्रता चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। सेंसर विधि पोस्ते में की जाती है, जिसको अर्जिमोन भी कहते हैं। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका में स्थानांतरित कहलाता है सजात पुष्पी परागण, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण भी कह देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे पौधा एक ही है लेकिन अलग अलग फूल है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, कौन सा परागकारी होते हैं, परागणकारी होते हैं? तो देखिए, चमगादड़ भी फूलों को परागण देते हैं, पक्षी भी करते हैं और मधुमक्खी भी करती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। परागण की सुपरिभाषा क्या है? बीपीएससी ने पूछा भाई 2022 के री एग्जाम में कि परागण किसे कहते हैं? तो परागण का परागकोश से क्लोम छिद्र, इट मीन्स की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है उसे ही हम परागण कहते हैं। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संकर बीज, क्योंकि इसकी खेती केवल एक ही बार यूज की जा सकती है। उसके बाद जब इसकी उम्र खत्म हो जाती है, साल भर 6 महीने की, तो उस बीज का कोई प्रभाव नहीं होता है, हम उससे कोई काम नहीं कर सकते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो इस तथ्य को हम क्या कहेंगे? भिन्न काल पक्वता, यानी कि भिन्न काल पक्वता, अलग अलग समय पर ये मैच्योर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ अलग टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा आर्थिक महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नोट्स को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पेड़ों के आर्थिक महत्व हैं ये हम एमसीक्यूज के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी व्याख्या के माध्यम से। क्योंकि इस टॉपिक में यहाँ जब हम नोट्स पढ़ेंगे ना, तो कोई सीक्वेंस नहीं होगी, सब क्या होंगे, क्वेश्चन की बस व्याख्या यहाँ पे दी होगी, अलग अलग पॉइंट अलग अलग क्षेत्र से या अलग अलग प्रश्न होंगे, अलग अलग पेड़ों के बारे में होंगे। तो हम लोग डायरेक्टली इसके एमसीक्यू सीरीज पर चलते हैं, जहां से हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का पहला प्रश्न है। अब देखिए, आप देखेंगे कि इसके प्रश्न बदलते जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के होंगे, और इसी चीज को ऊपर नोट्स में लिखा था जो आपको पढ़ने में बोरियत फील करा देता। तो पहला प्रश्न है, कंचन। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी है दोस्तों? तो ये आंवले का एक उन्नत किस्म है। तो समझ लेते हैं। आंवले के बारे में बात करेंगे तो ये औषधि गुणों से युक्त पौधा है, मतलब फल है, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। कंचन हो गया, कृष्णा हो गया, बनारसी हो गया, ये सभी इसकी उन्नत किस्में हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य, आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर को डेवलप किया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा रत्ना। रत्ना एक आम की प्रजाति है जिसको नीलम और अल्फांसो पौधों के मध्य जो है कि संकर करा के किया गया। तो आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं आम में। हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी, ये सब इसकी प्रमुख किस्में हैं। हालांकि रत्ना को नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी आम की संकर प्रजाति माना जाता है, जबकि आम्रपाली, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी एक संकर प्रजाति है। तो रत्ना भी क्या है? संकर प्रजाति, जिसमें नीलम और अल्फांसो आम का प्रयोग किया गया, जबकि आम्रपाली भी एक संकर प्रजाति है जिसमें दशहरी और नीलम पौधे का प्रयोग किया गया। आम की संकर किस्म के पौधे शीघ्र ही फल देना शुरू कर देते हैं और इसका फैलाव भी कम होता है, यानी ये पेड़ जो है कि छोटी जगह में ही रहते हैं, बहुत ज्यादा इनका विस्तार नहीं होता पेड़ों का, और इन्हें सघन बागवानी में भी लगाया जा सकता है। काशी लालिमा, जो कि आरओ 2021 में पूछा गया, तो काशी लालिमा जो किस फसल की प्रजाति है दोस्तों? तो ये भिंडी की प्रजाति है। किसकी? भिंडी की। और इसको बीएचयू यूनिवर्सिटी वाराणसी के द्वारा डेवलप किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे,
CO1148 ये किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? गन्ने की है। अब देखिए इस चैप्टर में आपको अभी तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिर आगे हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, आर्थिक महत्व की, तो वो भी कुछ फैक्चुअल ही होंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ROARO 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरसों की बात करें तो इसकी प्रजाति वरुणा है, मटर की बात करें तो सपना है, अलसी जो है कि सूर्या नहीं, मूंगफली की बात करेंगे तो कौशल। इस कौशल को याद रखना, कई बार ये पूछा गया है, एक दो प्रश्न और इससे रिलेटेड आएंगे कि ये मूंगफली की प्रजाति है। सूर्या की बात करेंगे तो ये आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, न कि अलसी की। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो ट्रिटिकम डाइकोकम। और मैक्रोनी गेहूं कब उगाया जा सकता है या कौन सी परिस्थिति में? जहां पर सिंचाई करने की व्यवस्था बेहतर ना हो या जहां पे पानी की उपलब्धता ना हो, तो ये कम पानी वाले क्षेत्र में भी गेहूं की खेती की जा सकती है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं और यह पौधा क्या होता है? पार्थीनियम होता है। कौन सा पौधा होता है? पार्थीनियम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। ध्यान देना, जो लिटमस होते हैं, जो अम्ल और क्षार बताते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है, तो वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं दोस्तों? तो लाइकेन को आप देखेंगे कवक और शैवाल, यानी कि फंगस और शैवाल जो होते हैं इनके बीच के साहचर्य होते हैं, यानी सहजीवी होते हैं। हालांकि ये थैलोफाइटा समूह के होते हैं लाइकेन। ध्यान देने वाली बात है ये। अब यहां पर अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुर उद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है, यह भी सही है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है, यह भी सही है। तो 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। और नीम में कौन सा इस प्रकार का रसायन पाया जाता है? तो याद रखना, एजाडिरेक्टिन नाम का रसायन पाया जाता है जो कि कीटनाशक और कवकनाशक गुण से युक्त होता है और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा, सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। कुछ और भी प्रमुख वनस्पतियां हैं जो बायोडीजल का उत्पादन करती हैं, जैसे नीम तो है ही है, नीम के साथ नाग चंपा, करंजा, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है कि सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है। फिर यहां देखेंगे BPSC 2022 का प्रश्न, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस, ये सभी एक मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं जो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो ये अनावृत बीजी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनावृत बीजी। तो समझते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है? तो घृत कुमारी को हम लोग आम भाषा में एलोवेरा भी कहते हैं। और एलोवेरा का न जाने आप लोग फेस वॉश, दवाई, क्लीनअप, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो एलोवेरा एक औषधि प्रजाति का पौधा है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण है। तुलसी में क्या पाया जाता है? फिनोल और फ्लेवोनाइड पाया जाता है। हालांकि 2019 और 21 दोनों पूछा गया, तो इसमें केवल यही नहीं होता है। तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ऑसिमम सैक्टम। यह एक औषधि पौधा होता है। इसमें फाइटो रसायन होते हैं, जैसे फाइटो रसायन और एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पाए जाते हैं। इसमें फ्लेवोनाइड पाया जाता है, सैपोनिन पाया जाता है और ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, फिनॉल पाया जाता है। ये चारों चीजें मुख्य रूप से उपस्थित होती है जिनकी वजह से इसका औषधि गुण बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो ताड़ तेल है ना, पाम ऑयल, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पाम ऑयल के बारे में जब पढ़ लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका जो महाद्वीप है, पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ का वृक्ष है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम होता है, बिल्कुल सही है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में भी किया जा सकता है, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है। इट मीन्स कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताड़ तेल जो है वो पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है, न कि दक्षिण पूर्व एशिया का। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत की जैव ईंधन
कि राष्ट्रीय नीति जो है जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किसका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में कर सकते हैं? तो कसावा का कर सकते हैं आप, क्षतिग्रस्त गेहूं का भी कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त जो गेहूं के दाने होते हैं, सड़ा हुआ आलू इसका प्रयोग कर सकते हो, चुकंदर का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपने देखा ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 5, 6। जबकि मूंगफली के बीज और कुल्थी जो कि हॉर्स ग्राम होते हैं, चना वगैरह, इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। कैनोला की बात करें तो ये मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की एक तिलहन सरसों है और इसकी किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इस किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है कि इनके तेल में इरुसिक अम्ल यानी इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। अब निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करेंगे फिर से। तो क्या है स्टेटमेंट? मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णीय वृक्ष है, तो नहीं, ये बात गलत है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, यह भी गलत है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, यह बात सही है, क्योंकि इमली का बहुत अधिक प्रोडक्शन तो होता नहीं है और ना ही बहुत बड़ा जो है कि इसका वन प्रोडक्ट है, तो ये लघु वन उत्पाद में आता है, तो ये बात सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज का निर्यात करता है, यह भी सही बात है, यानी कि सहजन के वृक्ष इसका निर्यात करता है। और मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है, तो यह भी सही है। तो 3, 4, 5 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप है? पेट्रोपादप का मतलब होता है जैविक जो ईंधन है उनके निर्माण के लिए, तो इसमें करंज आएगा, करंज। लेकिन करंज के साथ और भी कई सारे पौधे होते हैं, लेकिन हम करंज की बात करेंगे तो ये फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में आता है। करंज जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेंगेमिया, मतलब पेंगेमिया पिन्नेटा, और इसके बीजों से हम पेंगेमिया मतलब पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है और ये बायोडीजल का एक स्रोत भी होता है पेट्रोपादप। और इसी तरीके से और भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे कि पेट्रो क्रॉप्स के बारे में हमें बताना है कि जो पेट्रोपादप होते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और लिपिड्स मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स मिलेंगे। 2 और 4 सही है, क्योंकि जो पेट्रो क्रॉप्स होती है उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड यानी मोम प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे जेट्रोफा नाम का एक पौधा भी है जो पेट्रो क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? हालांकि आंध्र प्रदेश में लगाया जा चुका है, क्योंकि 2004 का प्रश्न है और उस समय तक इसकी स्थापना की जा चुकी है। अब यहां पर आप देखेंगे कहां पे लगाया गया है, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जा सकता है? तो रतन जोत। और रतन जोत जो है कि बहुत ही कम पूछा जाने वाला ये शब्द है, इसका आम भाषा में जो नाम है वो जेट्रोफा है, लेकिन आप रतन जोत के नाम से भी याद रखना, क्योंकि जेट्रोफा की जगह रतन जोत प्रयोग किया गया यूपीपीसीएस के द्वारा इस शब्द को। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं कि बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के जो बीज होते हैं ना, उससे हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं। किससे? बीज से, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है और यह भी एक आवृतबीजी पादप होता है। कैसा होता है? एंजियोपेर्मिक प्लांट्स होते हैं जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बायोडीजल पौधा है, तो देखिए आरओ के मेंस 2021 में और यूपीपीसीएस मेंस 2004 में यही शब्द प्रयोग किया गया, रतन जोत। और अगर जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि जेट्रोफा का ही दूसरा नाम रतन जोत है, तो वो गलत करके आ जाएगा। बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप देखोगे जेट्रोफा नाम से पूछा गया है। फिर देखते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से प्राप्त किया जा सकता है। किससे? गन्ने से भी हम लोग एथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। एथेनॉल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो गन्ना होता है इसका जब सीरा निकलता है, मतलब कि जो रस निकलता है रस कंपनी फैक्ट्री में, मतलब चीनी मिल में, तो यहाँ पर एक सीरा नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो हल्का ब्लैक होता है, इससे हम एथेनॉल की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ भी गया कि सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। किसके लिए है सीरा अति उत्तम कच्चा माल? तो हम देखेंगे पावर अल्कोहल के लिए, जिसको हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। क्लियर है ये बात? चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होते हैं? तो ये पाइन प्रजाति के बीज से। और पाइन कैसे वृक्ष होते हैं? ये सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो मतलब मुख्य मच्छर विकर्षक का मतलब है कि मच्छर को भगाने के लिए तो नीम से प्राप्त होता है। नीम के तेल वगैरह हम लोग डाल देते हैं ना पानी में, जिससे मच्छर मर जाते हैं, वही चीज है।
अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका पौधा और उसका उपयोग। अब आप अगर देखोगे ब्राह्मी, ब्राह्मी कहा जाता है कि मस्तिष्क का टॉनिक होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मी पीता है लगातार या उसका सेवन करता है तो उसका मस्तिष्क सही रहता है। अब हम बात करेंगे पुदीने की और तुलसी की। तो तुलसी हमारा अगर आप देखोगे किसमें प्रयोग होता है, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं सदाबहार को पहले। तो सदाबहार एक वृक्ष है जो कि मधुमेह दूर करने वाला होता है। वहीं पुदीना की बात करेंगे तो ये वातहट जो कि कब्ज वगैरह होती है और पाचन वगैरह होता है जिसको हम लोग कहते हैं। और तुलसी बात करते हैं तो कफ उत्सारक यानी कि खांसी वगैरह में ये बहुत हेल्पफुल रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम डिटेल पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मी को जल निम्ब भी कहते हैं क्योंकि ये प्रधानतः जल आसन्न भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मी स्नायु कोषों का पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है और जिससे हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। पुदीना पाचक में जो है कि सहायक होता है, वायु विकार यानी गैस वगैरह, पेट का दर्द, अपच, इन सभी को ठीक करता है। जबकि तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधि पौधा है जो कि कफ उत्सारक, इट मीन्स की जैसे कहते हैं ना कि जब अगर आपको खांसी वगैरह हो, जुकाम सर्दी हो, तो छींक आ रही हो, तो क्या कहा जाता है कि आप तुलसी का काढ़ा पी लीजिए। तो ये बेनिफिट होता है इसका। सदाबहार और सदाफूली 12 महीने खिलने वाले फूलों का एक पौधा है जो कि डायबिटीज के उपचार में उपयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, शीतल पेय जैसे कोला, ये जो ठंडे पदार्थ होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? तो इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है। हालांकि कैफीन की मात्रा आपको कॉफी में भी देखने को मिलेगी, चाय में भी देखने को मिलेगी। निकोटिन की बात करेंगे तो निकोटिन आपके जो तंबाकू जैसे धूम्रपान निषेधक पदार्थ हैं उनमें देखने को मिलेगा। रेनिन की बात करेंगे तो ये एक प्रोटीन है जो बच्चों में दूध को पचाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों में ये अगर एंजाइम नहीं होगा तो बच्चे दूध नहीं पचा पाएंगे। कैफीन क्षारीय या कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है किसमें? चाय और कॉफी दोनों में ही कैफीन हमें देखने को मिलता है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो भाई चाय की पत्तियों में क्या होता है? कैफीन होता है जो कि हमारी बॉडी को एक्टिव कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि चाय पीने के बाद हमें बॉडी में एक्टिवनेस फील होती है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का। ये समुद्री खरपतवार कुछ और नहीं है बल्कि इन्हें शैवाल ही कहा जाता है जो समुद्र में घास होती है और ये सबसे अधिक आयोडीन का प्रोडक्शन करती हैं। आप यहाँ देखेंगे कि समुद्री खरपतवार या समुद्री खरपतवार समुद्र के नीतल में स्थित बहुकोशिकीय एक शैवाल है और ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्पाद हैं? अब आप देखोगे पादप उत्पाद की बात करें तो आपको कपूर भी मिलेगा, वनीला भी मिलेगा, कासनी यानी चिकोरी भी मिलेगी। तो तीनों ही आपके पादप उत्पाद यानी कि पेड़ों से प्राप्त होते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे कपूर की बात करें कैम्फोर की तो ये सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है जो एशिया में पाए जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी यानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला आर्किड की बात करेंगे तो ये इसकी फैमिली के पेड़ों का होता है आर्किड वाले, और आर्किड एक फूल की प्रजाति है। हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहते हैं क्योंकि वहां पे सबसे अधिक इसकी खेती होती है। कुट्टू का आटा जो सामान्यतः लोग व्रत में प्रयोग करते हैं उसका हलवा वगैरह खाने के लिए, ये फैगोपाइरम से प्राप्त होता है। कुट्टू का आटा या बकव्हीट भी इसे कहते हैं, ये बकव्हीट के नाम से जाना जाता है एक पौधा, उसमें पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है फैगोपाइरम। केसर मसाला जो कि सैफ्रॉन स्पाइस होती है, इसको बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयुक्त किया जाता है? तो भाई केसर कैसे प्राप्त होता है ये आपको पता होना चाहिए। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त होता है, ठीक है, मादा जनन अंग से प्राप्त होता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पुदीना की जो पत्तियां होती हैं इसी में सबसे अधिक तेल पाया जाता है क्योंकि इसी को सुखा के हम लोग मेंथॉल का ऑयल प्राप्त करते हैं। मेंथॉल तेल जिसे हम कहते हैं, जो सामान्यतः अपनी सीरत में कैसा होता है? ठंडा होता है। जैसे आप देखोगे नवरत्न के जो तेल होते हैं उसमें भी इसी का मिक्सर किया जाता है, इसलिए ये ठंडे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हींग जो है कि वृक्ष की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। जबकि शिलाजीत क्या है? ये एक पत्थर है जो कि चट्टान के रूप में पाया जाता है। अब यहां पर देखिए मिलान करना है। अफीम की बात करेंगे तो आपको अफीम जो मिलेगा ये फल से मिलेगा। हालांकि होना चाहिए यहाँ पे फूल, लेकिन फूल नहीं है तो फल ही हम मान लें क्योंकि फूल ही तो आगे चल के फल में कन्वर्ट होता है।
हींग की बात करेंगे तो जड़ से मिलता है, अभी मैंने बताया। रबर की बात करेंगे तो ये तना से मिलता है, क्योंकि जो रबड़ का पेड़ होता है वहां पर तने में जो है कि कुछ जगह पे कट लगाया जाता है, जिससे जो दूध निकलता है, लेटेक्स निकलता है, उसको सुखाने के बाद रबड़ प्राप्त होती है। कुनैन की बात करेंगे तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, जो कि मलेरिया में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब इसकी जगह पे क्विनोन नाम की एक दवा आ गई है, इसका प्रयोग ज्यादा होता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इस आधार पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। हींग प्राप्त की जाती है। हींग कैसे प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है, तने का नहीं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आयोग ने भी इसको बी सही माना है उत्तर। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वो प्राप्त की जाती है आवृत्त बीजी पादप से, जो कि कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जो कि सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। और यह एक आवृत्त बीजी पादप होता है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलाइड होता है, जिसका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। और इसका उपयोग जोड़ों में जो दर्द होते हैं, प्रियन से उत्पन्न होने वाले रोग जो होते हैं, इट मीन्स की जो मच्छर के काटने से होते हैं, जैसे पीत ज्वर हो गया और बुखार हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस, इन सभी चीजों में काम आता है ये। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से किया जाता है। रिपीटेड प्रश्न हो गया ये। अब यहां पर भी वही मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन, तो ये छाल हो जाएगा, रिपीटेड है। फिर कुनैन सिनकोना के पादप, छाल हो जाएगा। मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त की जाती है, तो बीजी पादप से प्राप्त की जाती है, बीजी पादप से। फिर सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन अब एक नई दवा बनाई गई कृत्रिम रूप से, जो है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और वो कौन सी है? क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। और इसने जो कुनैन था, मतलब सिनकोना की छाल से प्राप्त होने वाली जो प्राकृतिक दवा थी, उसको रिप्लेस करके अब डॉक्टर क्या करते हैं? क्लोरोक्विन दवा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो कुनैन है ये एल्कलाइड सिनकोना के पौधे की छाल से तैयार की जाती है, जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी होती है। किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। कोरोना रोगियों, ध्यान दीजिएगा कि जो कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो असल में ये किसी पौधे की छाल से तो होता नहीं है। अगर यहाँ पे ये बुखार से संबंधित जो बीमारी है, मलेरिया वगैरह, ज्वार वगैरह, अगर इसमें कुनैन की बात करते तो हम ऑप्शन लगा सकते थे सिनकोना। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, कॉर्क निम्नलिखित में से किसके पेड़ से प्राप्त किया था? तो क्वैकर्स नाम का जो होता है पेड़, उससे प्राप्त किया था। या यूं कहें कि कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया था, जिसका वनस्पतिक नाम होता है क्वैकर्स सुबर। और इस पौधे की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। कार्क अनियमित आकार की पतली भित्ति वाला एक मोम युक्त कोशाओं वाला होता है पेड़। और निम्नलिखित में से किस कुल से या किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। और ये प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। अब हम यहां पर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है विषाणु जनित रोग। यानी कि अब हम लोग आ गए रोग और उपचार में। इट मीन्स कि जो डिजीज है उनको डायग्नोस करने के लिए जो दवाइयां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विषाणु, इट मीन्स कि वायरस से होने वाली बीमारी। फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे? जीवाणु को, कि जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारी है, जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, ठीक है, एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कवक को, जो कि फंजाई होती हैं, फंजाई के रूप में जानते हैं। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ से होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया वगैरह ये सब, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले क्या पढ़ लेते हैं? विषाणु जनित रोग। और जल्दी जल्दी हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ के इस टॉपिक को कवर करके बायोलॉजी कंप्लीट कर दें, जिससे हम अगली चैप्टर यानी अगली बुक को शुरू करें, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी आप लोग डिमांड करेंगे उसको शुरू करेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर को जरूर वहां से क्वेरी लेकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के टॉपिक को फिर से। तो अगर हम बात करें, विषाणु शब्द की उत्पत्ति वायरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है विष वाले अणु, यानी विष यानी जहर वाले अणु। और यह एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं।
जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ध्यान देना, ये प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु जो होते हैं वो जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, फिर चाहे वो पशु हो, पौधे हो, कवक हो, जीवाणु हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, बस उनमें जीवन होना चाहिए, क्योंकि वो जीवित सेल पे ही अपना जीवन जी सकते हैं। जीवाणु भोजी, जिनको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये भी एक प्रकार के विषाणु हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक 3 प्रमुख रोगों, जिसमें चेचक होता है, गिनी वर्म रोग होता है और पोलियो, इनका उन्मूलन हो चुका है। 1977 में चेचक मुक्त भारत घोषित हुआ और सन 2000 में गिनी वर्म रोग मुक्त भारत हुआ और 2014 में पोलियो मुक्त भारत हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पोलियो के ड्रॉप्स अभी भी नहीं पिलाई जाती, अब पिलाई जाती हैं, लेकिन अब उतना फोकस नहीं है, क्योंकि पोलियो से हमने निजात पा लिया है और हम इससे फ्री हो गए हैं। बात करेंगे चेचक की, तो चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है और यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है, जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। देखिए, विषाणु रोग जितने भी होंगे उनकी एक खासियत बात होगी, उनके साथ एक वर्ड आएगा जिनको हम लोग कहेंगे संक्रामक, यानी वो फैलते बहुत तेजी से। वायरस हमेशा कैसे फैलते हैं? छुआछूत से फैलते हैं, थूक से, खाने से, त्वचा से, कपड़ों से, किसी भी तरीके से वो फैल सकते हैं, तो संक्रामक जरूर होते हैं। पोलियो की बात करें तो यह भी एक संक्रामक रोग है, जो पोलियोमिलाइटिस विषाणु द्वारा होता है और इसका रोग कारक जीव का संचरण कैसे होता है? दूषित भोजन और जल द्वारा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा दूषित भोजन प्रयोग कर रहा है, गंदा भोजन, गंदा जल पी रहा है, तो इससे जो प्रभावित होती है वो उसकी नर्व सिस्टम प्रभावित हो जाती है और जिसकी वजह से उसके बॉडी में पैरालिसिस अटैक हो जाता है। पोलियोमिलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश दिया जाता है वो तंत्रिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं पक्षाघात हो जाना, यानी कि पैरालिसिस हो जाना, या आम भाषा में इसको लकवा कहते हैं। पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले जोनास सॉल्क ने 1952 में की थी, 1952 में की थी, और इन्होंने बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया, जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग होता है, जिनमें ये विकलांगता हो जाते हैं। अब ध्यान देना कि हमेशा कहा जाता है कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों को हमेशा 2 बूंद जिंदगी की देनी चाहिए। ये स्लोगन चलता है ना, 2 बूंद किसकी होती है? वो पोलियो की। हालांकि उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी ये मेरी क्लास देख रहे होंगे उसमें से 99% स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, जिन्होंने बचपन में पोलियो की बूंद जरूर पी होगी। हालांकि अब के जो नई एज के बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनको पोलियो की ड्रॉप्स कम ही पिलाई जाती है, क्योंकि पोलियो की बीमारी 99% पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। एक आध केस कहीं अपवादिक स्थिति में आ जाए तो वो अलग बात है। और समझते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार के द्वारा अब ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की जगह पे बाईवैलेंट ओरल वैक्सीन की बात की जा रही है, पोलियो वैक्सीन की। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि ट्राईवैलेंट में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु से लड़ने की क्षमता थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन 1999 में WHO ने घोषित किया कि टाइप 2 का विषाणु कहीं नहीं रह गया है पूरी दुनिया में, तो इसलिए अब इस वैक्सीन को देना जरूरी नहीं है। अब केवल टाइप 1 और 3 को मिला के बाईवैलेंट, यानी 2 प्रकार के विषाणुओं से लड़ने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइनो वायरस की बात करेंगे तो ये भी रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो आपके बॉडी में जुकाम वगैरह होता रहता है ना, तो किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस। और वायरस हमेशा फैलता है, तो हमेशा क्या होता है? जुकाम एक से दूसरे व्यक्ति को तुरंत पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है या तो मास्क लगाओ या फिर हैंकी या रुमाल वगैरह यूज किया करो। जब कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है, जबकि 2019 में कोरोना वायरस से एक नवीनतम प्रकार का नोवल कोरोना वायरस, जिसको सार्स कोविड-19 कहा गया, कोविड-2 की खोज हुई, जो कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के कारण बना। कोरोना वायरस से समेत कुछ अन्य प्रमुख बीमारी हैं, जैसे इसमें एक बीमारी हुई थी सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होने लगा। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है, और इसमें सिर दर्द होता है, हल्का बुखार होता है, आंख व नाक से पानी गिरता रहता है, नाक पूरी जाम हो जाती है, ये सभी चीजें हैं। अब यहाँ पे कोविड-19 के दौरान कुछ प्रमुख वैक्सीन को डेवलप किया गया था, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइट,
नोवावैक्स, सिनोवैक्स, सिनोफार्म, जॉनसन जॉनसन एंड फाइजर बायोएनटेक। तो इसको तो हम आगे एमसीक्यूज में कर लेंगे। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस हेपाडीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है और इसके कारण लीवर में सूजन और जलन होती है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? लीवर में सूजन और जलन होती है। मम्स या कंठमाला रोग विषाणु जनित रोग है, जिससे गलसुआ भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गलसुआ भी। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज और हर्पिस रोग भी विषाणु के कारण होते हैं। रेबीज जो कि कुत्ते काटने वगैरह से होते हैं, तो रेबीज के जो विषाणु होते हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी वगैरह में पाए जाते हैं। तो अगर कभी भी ये काट लेते हैं तो आप तुरंत अपना जाके इलाज कराइए, दवाई लगवाइए, क्योंकि ये वायरस रोग है, रेबीज वगैरह होता है। और रेबीज में क्या होता है दोस्तों? इस रोग को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः नदी वगैरह, तालाब, समुद्र, झील, इनके पानी में उतरने से या डूबने का डर रहता है। सामान्यतः जो घरों में पानी हम यूज करते हैं पीने वाला, नहाने के लिए, इससे व्यक्ति नहीं डरता है, बल्कि अगर किसी नदी के किनारे चला जाए, झील के किनारे, समुद्र के किनारे, तो वहां पे उसे बहुत डर लगता है। तो इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। फिर एक और वायरस है मेनिंजाइटिस वायरस, जो कि बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला एक रोग है, मेनिंजाइटिस, जो किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया और कवक वगैरह से भी होता है। फिर यहाँ डेंगू फीवर की बात करें तो डेंगू फीवर हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फेंटिगस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि ब्लड से प्लेटलेट की संख्या गिर रही है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि पपीते की पत्ती का जूस पियो, बकरी का दूध पियो, भेड़ का दूध पियो। अलग अलग प्रकार की दवाइयां चलती हैं घरेलू तौर पे, जो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है। और आगे देखते हैं तो पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है और इस रोग का कारण भी क्या होता है? विषाणु होता है। और इसका संचार एडीज प्रजाति के जितने भी मच्छर होते हैं वही इसको लेकर घूमते हैं। अच्छा, एडीज एल्बोपिक्टस को हम लोग टाइगर मच्छर कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि येलो फीवर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया जैसे रोगों का कारक यही विषाणु का वाहक होता है। तो ये टाइगर मच्छर होता है जो मैक्सिमम बीमारी फैलाता है। वहीं जापानी इंसेफेलाइटिस रोग, इसका कारण फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। ठीक है, फ्लेवी वायरस भी कहते हैं इसको। और इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स वंश के मच्छर, जो कि क्यूलेक्स वंश के मच्छर होते हैं। और इस विषाणु से मानव और जंतु दोनों ही संक्रमित होते हैं, स्पेशली सुअर वगैरह ज्यादातर संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है और सुअरों को मानवीय रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एड्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। क्या होता है? विषाणु जनित, क्योंकि इसका जो नाम होता है विषाणु का HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, तो वी से वायरस हो गया। इसके लिए जो विषाणु होते हैं वो रेट्रो वायरस समूह का होता है, जो कि HIV द्वारा होता है, जिसमें शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर। यानी किसी भी प्रकार की बीमारी, चोट लगना, खून निकलना, ये फिर बीमारी जल्दी सही नहीं होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि HIV संक्रमण से शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं ना, जो WBC में पाए जाते हैं, ये नष्ट हो जाती हैं और जिससे रोगी को कई प्रकार के संक्रामक रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना कि एड्स की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि एड्स का जो प्रभाव होता है कि टी लिम्फोसाइट्स बिल्कुल जीरो हो जाती है, WBC नष्ट हो जाती है, तो कोई दूसरी बीमारी जो होती है किसी भी प्रकार की, उससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पे उस बीमारी से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो डाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो वो व्यक्ति मर जाता है। और एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, इट मीन्स कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो और आप कॉन्डोम को यूज नहीं कर रहे हो, प्रोटेक्शन को, तो ऐसी स्थिति में आपको एड्स होने के चांसेस होंगे। दूषित रक्त आधान, यानी किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड आप चढ़ाते हो जिसको पहले से ही एड्स है, तो आपको भी हो सकता है। संक्रमित माता से अपरा, यानी कि प्लेसेंटा से होते हुए जो है कि भ्रूण तक पहुंच जाता है, कि अगर कोई माता पहले से एड्स की पेशेंट है और अगर वो गर्भवती है तो उसके बच्चे में भी ये सिम्टम्स आएंगे। इसीलिए आप देखोगे डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन या कोई भी इलाज करवाता है तो उसमें एक टेस्ट जरूर लिखता है, HIV टेस्ट, चाहे वो आपका हो, फादर का हो, मदर का हो, किसी का भी हो, जो भी पेशेंट होगा उसका HIV टेस्ट जरूर कराया जाता है।
अब बात करते हैं सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींक, वायरस व रक्त चूसक कीटकों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। जैसे ये मिथ फैलाया जाता है कि जिस व्यक्ति को एड्स है आप उसके साथ उठो बैठो मत, उसके साथ काम मत करो, उसके साथ घूमो फिरो मत, कुछ खाना पीना मत खाओ, नहीं तो तुम्हें भी एड्स हो जाएगा। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी पेशेंट के साथ जो एड्स का पेशेंट है आप उसके साथ इजीली घूम फिर सकते हो, लेकिन ये 2-3 जो सिम्टम मैंने बताए, जो कि विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या कोई गलत ब्लड चढ़ा लेते हो तो आपको एड्स के सिम्टम्स होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। विश्व में एचआईवी के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं और भारत में एचआईवी सी उप प्रकार प्रभावी, यानी कि भारत में जो एचआईवी है वो सी टाइप का पाया जाता है। फिर देखते हैं एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट या एलिसा परीक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं, एलिसा परीक्षण होता है और प्रतिवर्ष विश्व में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। अब ध्यान देना कि पेंडेमिक वाले जो शब्द हैं इस पे बात होगी कि अगर कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या तक ही स्थायी रूप से विद्यमान है पहले से, तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। लेकिन जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या के लोगों में कम समय में तेजी से फैल रहा है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। और यही चीज जब एक निश्चित भूभाग से निकलकर पूरे विश्व के क्षेत्र में फैल जाती है तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 जब चाइना में था तो उसे हम एपिडेमिक कह सकते थे, लेकिन चाइना से निकलकर वो पूरी दुनिया में हो गया तो उसे हमने पेंडेमिक नाम दे दिया। अब यहाँ देखते हैं मई-जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, ठीक है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचरित होती है। तो जूनोटिक बीमारी किसे कहते हैं? जो बीमारी जंतुओं में तो है लेकिन जंतुओं से क्या होता है कि जब ह्यूमन संपर्क में आता है, जैसे कि उनका पालन पोषण करना, उनके साथ जो है कि रहना, उनके लिए जो है कि दूध निकालना, सारा काम करता है, तो ऐसी स्थिति में जंतुओं से ह्यूमन में आ जाता है, इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थे विषाणु जनित आपके टॉपिक, लेकिन अब हम इसके एमसीक्यू सीरीज को हम लोग कल करेंगे। अब आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो चुकी है और इसी के बाद हम लोग कल ही जीवाणु और कवक से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर लेंगे, जो कि जल्दी जल्दी मैं इस टॉपिक को कवर करूं ताकि आप इन टॉपिक्स का रिवीजन बार बार कर सको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आरओ और यूपी पीसीएस में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया वहाँ से नंबर लेके, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे भी क्लास अपडेट्स वगैरह सब कुछ मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।